हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स के क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज को इन डिटेल कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा दिए गए हैं पेज नंबर 3 के ऊपर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। दिए गए वर्ड्स में से कौन से मैटर हैं एंड कौन से नॉन मैटर हैं, हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए, मैटर की बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो मैटर के पास क्या होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए, एंड सेकंड मैटर के पास क्या होना चाहिए, कोई वॉल्यूम होनी चाहिए। इन दोनों के बेसिस पर हम इन सभी वर्ड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं मैटर्स एंड नॉन मैटर्स के बीच में। मैटर्स में हमारे पास आ जाता है चेयर, आलमंड्स, एयर एंड कोल्ड ड्रिंक। एंड नॉन मैटर्स में बाकी जो भी अब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, यानी कि थॉट्स हो गए, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल हो गया, हेट, कोल्ड एंड लव, ये सभी इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ऐसा क्यों होता है कि जो हॉट फूड होता है उसकी जो स्मेल है, उसकी जो खुशबू है वो दूर तक ट्रैवल करती है, वहीं जो कोल्ड फूड है उसकी खुशबू उतने दूर तक नहीं ट्रैवल कर पाती। इसका रीजन क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस सेवर्ड मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। देखिए, जो फूड होता है उसके जो पार्टिकल्स है, जो उसकी भाप है, उसके पास क्या होती है, कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी हॉट फूड में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इस कारण से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, एंड जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाते हैं, जिस कारण से हमें उसकी खुशबू जो है वो मिल पाती है। ओके, क्योंकि उनके पास क्या होता है, मोर काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो इस कारण से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी क्या होता है, वो हाई होता है, इज मोर देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। तो डाइवर जो है वो पानी के बीच में से अपना रास्ता निकाल पाता है, उसमें डाइव कर पाता है। इसका रीजन क्या है? अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव इंटरमोलिकुलर स्पेस एंड हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, हमें पता है कि तीन तरह के मैटर्स हमने पढ़े हैं। एक तो है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, एंड थर्ड है हमारे पास गैसेस। सॉलिड में जो होते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच का स्पेस जो होता है बहुत ही कम होता है, या कहें हम नेग्लिजिबल होता है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज्यादा होता है, एंड गैसेस में बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, ये तो बात होगी डिस्टेंस की। सेकंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना कम डिस्टेंस होगा, यानी जितना डिस्टेंस कम होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉलिड में जो है डिस्टेंस कम है, अट्रैक्शन ज्यादा है। लिक्विड में कंपैरेटिवली अगर हम कहें तो इसमें डिस्टेंस जो है नॉमिनल होता है, एंड इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है, नॉमिनली होता है। गैसेस में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, एंड इसलिए अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ओके, सो ये वाइस वर्सा, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट चलती है। क्योंकि वाटर में कंपैरेटिवली इंटरमोलिकुलर स्पेस कंपैरेटिवली सॉलिड से ज्यादा होती है, एंड जो इनके बीच का अट्रैक्शन है वो बेसिकली कम होता है, इस कारण से जो डाइवर है वो इसके बीच में से स्विम कर पाता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स की बेसिकली हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मैंने नोट किए। सबसे पहले तो है पार्टिकल है इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो अभी हमने पढ़ा, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में आपस में कुछ डिस्टेंस होता है। सेकेंड है उनमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है जो उन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करती है। एंड थर्ड है पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। जो ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक जगह पर स्टेबल नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम क्या करते हैं, अपने पोजीशंस को चेंज करते हैं जैसे इनमें कोई डिस्टर्बेंस आती है। फॉर एग्जांपल, हम हवा में कुछ भी हाथ हिलाते हैं, तो हाथ हिलाने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स जहां पर है वो ट्रेवल करते हैं अगले पर, नेक्स्ट पार्टिकल उसके आगे, नेक्स्ट पार्टिकल उसके आगे, एंड फिर वो क्या होते हैं, रोटेट करके अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो है कॉन्टिन्यूसली अपनी जगह को चेंज करते हैं फिर वापस आते हैं। ये अपने आप में खुद में मोशन में। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 6 के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। एंड हमें अरेंज करना है द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, यानी जो दिए गए वर्ड्स हैं हमें इसको डेंसिटी के बेसिस पर
कम से ज्यादा में के रूप में हमें इन्हें अरेंज करना है। ओके, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? एयर की होती है। एयर से ज्यादा डेंसिटी होती है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, बिकॉज चिमनी के एग्जॉस्ट में क्या होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकुलेट्स कहते हैं। ओके, उससे ज्यादा डेंसिटी है कॉटन की, कॉटन से ज्यादा है वाटर की, वाटर से भी ज्यादा हुई हनी की, एंड उसके बाद ये जो हो गए दोनों की दोनों सॉलिड पार्टिकल्स आ गए, यानी कि चौक एंड आयरन। ओके, सो ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। नेक्स्ट है टैबलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो फर्स्ट डिफरेंशिएट क्या हम कर सकते हैं, शेप के ऊपर। सॉलिड के पास क्या होती है, कुछ फिक्स्ड शेप होती है, यानी कि अपने शेप को वो चेंज नहीं कर पाते। लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं है, जिस कंटेनर में भी आप लिक्विड को इंसर्ट करेंगे वो उसी शेप में वो ले लेगा। एंड सेम गोज विद द गैसेस, गैस को भी अब जिस भी सिलेंडर में, जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है। सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम के ऊपर। सो सॉलिड के पास क्या है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड के पास भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। देखिए, अगर आप लोग किसी भी कंटेनर के बीच में पानी को डालते हैं तो वो उतनी ही जगह लेगा जितनी उसको ऑक्यूपाई करने के लिए चाहिए। लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है, सॉरी गैसेस के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज गैसेस के पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। अगर आप उसको एक छोटे कंटेनर में डालेंगे तब भी वो पूरी जगह को, पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। कल को अगर आप उसको एक बहुत ही लंबे कंटेनर में डालेंगे तब भी वो एक जो है उसकी जो भी एरिया है उसको वो प्रॉपर्ली ऑक्यूपाई कर लेता है। सो सॉलिड्स के पास फिक्स्ड वॉल्यूम है एंड लिक्विड के पास भी फिक्स वॉल्यूम रहता है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो है कितना रिजिड है, कितना ज्यादा उसमें मजबूती है। सो सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं एंड कैन नॉट फ्लो, यानी कि वो कभी भी फ्लो नहीं कर पाते। एक उसके पास एक फिक्स शेप होती है, इस कारण से वो क्या है, अपने शेप को बेसिकली चेंज नहीं कर पाते। बट लिक्विड्स क्या है, फ्लो कर सकते हैं, इसलिए वो क्या है, रिजिड नहीं होते हैं। लिक्विड जो को हम कंटेनर टू कंटेनर उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं, गैसेस के पास भी कोई रिजिडिटी नहीं होती है, जिस कंटेनर में आप डालेंगे वो उसी शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ कैसा कनेक्शन है, कैसा बॉन्ड है। तो सॉलिड में ये फोर्स है ये मैक्सिमम होती है, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरेटिवली ये कम होती है, एंड गैसेस में बहुत ही ज्यादा ये फोर्स जो है कम हमें देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच का डिफरेंस। सॉलिड में बहुत ही कम होता है, हमने देखा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही क्लोजली बाइंड अप होते हैं। लिक्विड में थोड़ी सी ये स्पेस जो है ये बढ़ जाती है, एंड मैक्सिमम कहाँ पर होती है, हमारी गैसेस के केस में। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि अगर हम उसके ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं तो वो कितना ज्यादा दब सकता है, यानी कितने अपने शेप को वो चेंज कर सकता है। सॉलिड के पास नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि बिकॉज सॉलिड के अगर हम प्रेशर भी डालते हैं तब भी वो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि वो अपने शेप को चेंज ना करे। लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल होता है, कंपैरेटिव अगर हम बात करें तो उसको हम, अगर हम उस पे वजन डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, जैसे हम पिस्टन के केस में देखते हैं। पिस्टन के केस में अगर हम इस पे ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो दूसरी तरफ से अपना जो है प्रेशर को वो एक्सर्ट कर लेता है। सो पिस्टन इसकी एग्जांपल है कंप्रेसिबिलिटी की। गैसेस जो है बहुत ही हाईली कंप्रेसिबल होती है, जैसे हम एलपीजी को देखते हैं या फिर हम सीएनजी को देखते हैं। तो उसमें गैसेस क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर के अंडर उनको कंप्रेस कर दिया जाता है, बहुत ही एक स्मॉल सी स्पेस में। ओके, सो गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। सो एक एक करके देखते हैं इन सभी पॉइंट्स को। सबसे पहले रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन और मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। यानी किसी भी जो सब्सटेंस है उसकी सपोज करो एक शेप है, सपोज करो उसकी रेक्टेंगुलर शेप है, तो वो अपने इसी शेप में रह सके, इसको हम रिजिडिटी कहते हैं। यानी अगर हम उसके ऊपर प्रेशर डालें, फोर्स लगाएं उसके ऊपर, तो वो अपनी शेप को किसी अदर शेप में, या फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल है तो उसको रेक्टेंगल में या फिर स्क्वायर में बदल ना सके, इसको हम रिजिडिटी कहते हैं। सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड्स में रिजिडिटी सबसे हाई होती है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। द मैटर हैज इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो मैटर में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, यानी कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल्स क्लोजर।
तो अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करें तो क्या होगा, ये पार्टिकल खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, ये पार्टिकल खिसक कर यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो किस में ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है गैसेस में, उससे कम होती है लिक्विड में। सो ये दोनों क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, सबसे ज्यादा गैस होती है, उससे कम लिक्विड होते हैं। सॉलिड यहाँ पर कंप्रेसिबल बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, या हम कहें नहीं होता है वो। ओके, थर्ड पॉइंट है फ्लूइडिटी। द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। एफ से आपको समझ लग जाएगा फ्लो एंड फ्लूइडिटी, यानी कि एक पार्टिकल दूसरे कंटेनर में जब जाता है तो वो कितना फ्लो कर पाता है, कितना इजीली उसको जो है फ्लो कर पाता है। फॉर एग्जांपल मरकरी है, मरकरी भी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है, वो क्या है, बहुत ही इजीली फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है, गैसेस भी फ्लो करती है। सो लिक्विड एंड गैसेस ये दोनों क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, इनके में क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिलिंग अ गैस कंटेनर। गैस है पार्टिकल विच वाइब्रेट रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अ गैस कैन फिल कंटेनर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, कोई भी कंटेनर है तो गैस जो है वो पूरे वॉल्यूम को यहाँ पर क्या कर लेगी, ऑक्यूपाई कर लेगी, यानी कि वो पूरे के पूरे कंटेनर की शेप को जो है अटेन कर लेगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, गैस को यूज कर सकते हैं। अगर हम इसी कंटेनर में पानी को फॉर एग्जांपल लेते हैं तो पानी क्या कर जाएगा, सेटल डाउन कर जाएगा, यानी नीचे बैठ जाएगा। सोलिड को लेते हैं तो सोलिड को हम जहां रखेंगे वहां पर ही होगा सोलिड, ना तो वो ऊपर जाएगा वहां, ना वो नीचे जाएगा। ओके, फिफ्थ है शेप। सोलिड है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डेफिनेट शेप। हमें पता है कि जो शेप के हमने कैटेगराइजेशन में भी देखा था कि सोलिड के पास एक क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है। ओके, वेरस लिक्विड एंड गैसेज जो है वो कंटेनर की शेप को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। सिक्स्थ है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed by particle due to their motion is called kinetic energy. Molecules of gases vibrate randomly as they have maximum kinetic energy. देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हर एक पार्टिकल के बीच में कुछ एनर्जी होती है जिस कारण से वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, यानी कि फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो ट्रेवल करता है। गैसेस में ये सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम हमने कहाँ पर देखा है, गैसेस में होती है। इसी कारण से जो है एक गैस का पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही इजिली ट्रांसफर कर पाता है, ये खुद से एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाता है। उससे कम होती है लिक्विड में, एंड सबसे लीस्ट काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है सॉलिड के पार्टिकल्स में। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। द सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी। तो हमने डेंसिटी का फॉर्मूला भी देखा था, डेंसिटी क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना कम वॉल्यूम होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। क्लियर। नेक्स्ट है गिव रीजन। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो ऐसा क्यों होता है कि एक गैस जो है वो कंप्लीटली किसी भी वेसल के पूरा का पूरा वो खुद को अपने आप में भर लेती है। सो इसका रीजन क्या है, द मोलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस फिल वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर केप्ट। सो जो गैस के मोलिक्यूल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल लेवल के मोलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या होती है, बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। इस काइनेटिक एनर्जी से वो बहुत ही ज्यादा जल्दी अपने कंटेनर की जो साइड्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, कुछ इस तरह से। एंड इस कारण से ही जो सभी पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से लेकर फ्रॉम स्टार्टिंग टू लेकर एंड तक क्या करते हैं, रैंडम मूवमेंट शो करते हैं, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देते हैं। नेक्स्ट है गिव रीजन। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो गैस क्यों अपना प्रेशर जो है वॉल्स के ऊपर प्रेशर जनरेट करती है। अ गैस exerts pressure on the wall of container because the molecules of gas are in constant random motion ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमें अभी बात की है कि जो ये जो गैस का मोलिक्यूल्स हैं इनमें क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस कारण से वो क्या करते हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं वो एक साइड्स के ऊपर खुद को बार बार जो है स्टक करते हैं, बार बार उसके ऊपर उसको प्रेशर पुट डाउन करते हैं। तब मोलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होती है, इस कारण से वो क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, मूव एंड हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर देयर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन इट। ओके, सो क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर प्रेशर को जनरेट करते हैं, उसके ऊपर बार बार से लगकर फिर वापस आते हैं, फिर लगकर फिर वापस जाते हैं। सो इस तरह से उसके ऊपर क्या है, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाना चाहिए।
द मोलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विथ ईच अदर। ओके, हमें पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के पास क्या होती है, एक फिक्स्ड शेप होती है, एंड इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके जो मोलिकुलर स्पेस होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, एंड फोर्स बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। देयर इज नो इंटरमोलिकुलर स्पेस, आपस में स्पेस जो है बहुत ही नामात्र या बिल्कुल भी हम नहीं मानते, बिल्कुल कम होती है स्पेस, होती है, हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही नहीं होती, होती बट बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होती है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हम इसको कंप्रेस भी नहीं कर सकते, सॉलिड को अगर हम वुडन टेबल कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो नहीं पॉसिबल है, वो टूट जाएगा बट कंप्रेस नहीं होगा। इट कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो भी नहीं कर सकता। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ सॉलिड, सो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, सॉलिड की है, सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। थर्ड क्वेश्चन है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो ऐसा क्यों होता है, हम हाथ को जो है एयर में बहुत ही इजीली मूव कर सकते हैं, बट किसी सॉलिड से या फिर वुड के अगर हमको हाथ को मूव करना है तो वो क्या करता है, हमें किसी कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम वुडन में क्यों नहीं अपने हाथों को इजीली मूव कर पाते। वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर, बट टू डू द सेम वी नीड अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। इट इज बिकॉज अ मोलिक्यूल ऑफ एयर हैज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो मोलिक्यूल्स हैं एयर के, उनमें हमें बहुत ही ज्यादा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलती है, एंड अ वेरी स्मॉल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तो हम बहुत ही, अगर हम मामूली से एक्सटर्नल फोर्स भी लगाते हैं तो बहुत ही इजीली क्या करती है, उनको सेपरेट कर देती है, उनके जो स्पेस है उनमें से अपने हम अपने हाथों को बहुत ही इजीली मूव कर पाते हैं, एंड अपने हाथों को क्या कहते हैं, पास कर देते हैं। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं है, सॉलिड में क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच का अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई होता है। द पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड, टाइटली बाउंड होते हैं ड्यू टू दिस फोर्स, हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। सो इसी कारण से क्या होता है कि हमें बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगती है, फिर जाकर हम उसको जो है हिला पाते हैं, हम उसके मॉलिक्यूल्स को अलग कर पाते हैं। ठीक, सो पार्टिकुलर फोर्स जो है बहुत ही ज्यादा कम होती है इन द केस ऑफ एयर, एंड बहुत ज्यादा होती है इन द केस ऑफ सॉलिड्स। ओके, फोर्थ है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, अभी ये जो आइस है ये कहाँ पर आ जाता है, एक सॉलिड की कैटेगरी में आता है। ओके, एंड ये जो वाटर है ये लिक्विड की कैटेगरी में आता है, बट स्टिल अगर हम ऑब्जर्व करें तो आइस की जो डेंसिटी है, सॉलिड के कारण उसकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए, बट इसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है वाटर की डेंसिटी से। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। सो इसका रीजन क्या है, आइस इज अ सॉलिड, आइस सॉलिड तो है, बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। तो इसका रीजन छुपा है उसके स्ट्रक्चर के बीच में, जो आइस का जो स्ट्रक्चर है उसके बीच में। द मोलिक्यूल्स ऑफ आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर, तो आइस के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, केज जैसा, कुछ पिंजरे जैसा। तो ये अगर आप देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है ये आइस का होता है, जिस कारण से उनमें बहुत ही ज्यादा वेकेंट स्पेस यानी खाली जगह, ये जो जगह है बहुत ही ज्यादा होती है इन आइस के केस में। ओके, दिस मेक्स द आइस फ्लोट ऑन वाटर। वहीं जो लिक्विड अगर हम देखें तो इनके जो स्पेस है बहुत ही ज्यादा कम है, बिकॉज ये जो है पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड है, एंड जो आइस के पार्टिकल्स हैं ये कुछ इस तरह से अरेंज, तो ये जो खाली जगह है इस कारण से जो स्पेस में जो है बढ़ जाती है, एंड जो खाली स्पेस है उसमें एयर ऑक्यूपाई कर लेती है, एंड इस कारण से वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम जा रहे हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, जहां पर हमें कन्वर्ट करना है द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सो 300 केल्विन को हमको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। अगर हमें पता हो तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273.15 केल्विन के बराबर है। इस बात को बस हमें याद रखना है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हमें अभी यहाँ पर 300 केल्विन को फाइंड आउट करना है, 300 केल्विन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी जो 273.15 है इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, 273.15 को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 26.85 डिग्री सेल्सियस।
सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 300 केल्विन किसके बराबर है, 26.85 डिग्री सेल्सियस की। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं 573.00 केल्विन को अगर हम माइनस करते हैं 273.15 में से, सो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो बच के आता है 299.85 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। सिमिलरली हमें बताना है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। सो 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर की क्या स्टेट होगी उसको हमें बताना है। देखिए, अगर कोई भी वाटर की स्टेट 0 डिग्री में हमसे पूछता है तो उसमें जो है वो हाफ हम कहते हैं कि आइस की फॉर्मेट में है, यानी कि फ्रोजन स्टेट में है, एंड हाफ जो है वो लिक्विड की स्टेट में होता है। ओके, 0 डिग्री हम कहते हैं कि वो ट्रांजिशनल स्टेट है बेसिकली 0 डिग्री। आइस को हम बेसिकली लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो 0 डिग्री में ही कन्वर्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस भी एक ट्रांजिशनल स्टेट है, बिकॉज इसमें जो है पानी हाफ तो लिक्विड स्टेट में होता है एंड हाफ क्या है वो वेपर स्टेट में बन जाता है। अभी इससे ज्यादा का टेम्परेचर होगा, फॉर एग्जांपल 250 डिग्री सेल्सियस हमने पूछा है, तो 250 डिग्री सेल्सियस तो वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, वेपराइज स्टेट में हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं गैसियस स्टेट। ओके, वेपर क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। सो 250 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, गैसियस स्टेट में वाटर की प्रेजेंस होगी। 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि वो हाफ क्या होता है, लिक्विड होता है, हाफ ही वेपराइज स्टेट में यानी कि गैसियस स्टेट में होता है। सो 100 डिग्री सेल्सियस में कुछ पानी जो है वो लिक्विड भी होगा एंड कुछ पार्ट जो है उसी पानी का गैसियस स्टेट में होगा, बिकॉज ये क्या है, एक ट्रांजिशनल स्टेज है। ओके, सो ट्रांजिशनल स्टेट एक तो 0 डिग्री में पाई जाती है, एक 100 डिग्री में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंस में जब उसकी स्टेट चेंज होती है तब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। जैसे हमने देखा ना कि दो अभी टेम्परेचर हमने बात की है, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर के केस में होता है। यहाँ पर जो है इन्हें हम ट्रांजिशनल स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर हाफ वाटर हाफ हम कहते हैं आइस, या फिर यहाँ पर हाफ वाटर एंड हाफ वेपराइजेशन क्यों होता है, उसका हमें रीजन यहाँ पर बताना है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, जब भी कोई भी ट्रांजिशन होता है, कुछ स्टेट में चेंज होता है, ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ वाटर है, ओके, वाटर को हमें बॉयल करना है। ओके, सो हम बेसिकली क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री सेल्सियस में पानी ऑलरेडी है, हम उसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड कर देंगे। हीट प्रोवाइड करने में क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक वो पानी पहुंच जाएगा। ओके, अभी 100 डिग्री सेल्सियस में वो पानी नहीं रहेगा, उसको बेसिकली क्या होना है, अभी वेपराइज स्टेट में जो है वो कन्वर्ट होना है। ओके, बट इस स्टेट में क्या होगा कि हम हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसका टेम्परेचर बहुत समय तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड कब तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक वो पूरा का पूरा पानी जो अभी तक 90 डिग्री पर पानी था ना, वो बॉयल होकर पूरी तरह से, जब तक स्टीम पूरी तरह से वेपराइज स्टेट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कुछ इस तरह से। सो अगर हम ग्राफ की बात करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह दिखता है, कुछ इस तरह। ओके, सो इसका रीजन क्या है, द मोलिक्यूल्स ऑफ दिस मैटर यूज हीट टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो इसकी जो हीट आती है, जो हम हीट अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बट टेम्परेचर क्यों नहीं राइज कर रहा, उसका रीजन है कि वो जो हीट है ना, वो हीट जा रही है इसके ट्रांजिशन में, यानी कि इसके वाटर से लेकर वेपर बनने तक के प्रोसेस में इसकी पूरी की पूरी हीट जो है यहाँ पर जा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं राइज हुआ, टेम्परेचर हम इस तरह से लिख सकते हैं, एंड यहाँ पर जो है वो टाइम। सो समय के साथ हम टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है, उसका कारण क्या है कि जो हीट है ना, वो इंटरमोलिकुलर स्पेस को तोड़ने के लिए काम में आ रही है। ओके, एट द पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। सो इस समय क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर क्या है, एक टेम्परेचर एक प्रॉपर्ली कांस्टेंट फेज में है। वो जो एक्स्ट्रा हीट है, द एक्स्ट्रा हीट इज रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट कॉल्ड लेटेंट हीट। इस बात को हमें याद रखना है, लेटेंट हीट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लेटेंट हीट वो एनर्जी है, वो हीट एनर्जी है जिसका काम है हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक लेकर जाने का।
ओके, अभी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, जस्ट उसके जो पार्टिकल्स है वो टूटना स्टार्ट होंगे एंड अपने स्टेट को वो चेंज करेंगे। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं लेटेंट स्टेट। नेक्स्ट है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। ओके, सो फॉर एग्जांपल एलपीजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई होती है ना एलपीजी में, क्या होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो गैस का एक ऐसा फॉर्मेट जिसको हम लिक्विफाई कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन सिलेंडर विद पिस्टन फिटेड ऑन इट बाय कूलिंग। दो प्रोसेस करने हैं हमें, बाय कूलिंग एंड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। सो अगर हमें किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, ओके गैस है, गैस में क्या होगा, स्पेस काफी ज्यादा होगी इंटरमोलिकुलर, एंड जो उनकी फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी, स्पेस ज्यादा होती है फोर्स कम होती है। अगर हमें इसको लिक्विड स्टेट में लेकर आना है, लिक्विड में क्या होगा कि स्पेस को हमें कम करना पड़ेगा एंड फोर्स को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि इसको प्रॉपरली हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आएगा। अभी इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे, बिकॉज प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो स्पेस है ये कम हो जाएगी। पहले दो पार्टिकल्स इतनी दूरी में थे, हमने प्रेशर अप्लाई किए, इतने में रह गए, फिर प्रेशर अप्लाई किया, हम उसको और भी पास ले आए। ओके, एंड कूलिंग क्यों करनी है, बिकॉज जब हम प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं ना, तो वो हीट जनरेट होती है। अभी हम जैसे जैसे यहाँ पर इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, कुछ हीट जो है वो जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो वो क्या होगा, और भी ज्यादा पार्टिकल्स है एक दूसरे के ऊपर ऐसे भागेंगे। तो उसके इस भागने की प्रोसेस को, उसकी काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, साथ साथ में उसको कूल करेंगे। सो कूल करने का काम क्या होता है, जो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी है उसको हमें रिड्यूस करना है। क्लियर। नेक्स्ट है पेज नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स। सो पेज नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डेज। तो जो कूलर होता है वो हॉट डेज में कैसे हमें कूल कर पाता है, हमें ठंडक कैसे वो दे पाता है। तो उसका रीजन क्या है, द आउटर वॉल ऑफ कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्टिन्यूसली। तो जो हमारे घर में भी जो कूलर होता है उसमें क्या होता है कि एक पानी का पंप लगा होता है, जो उसके ऊपर जो है पानी को वो स्प्रेड करता रहता है, जो भी उसकी आउटर शील्ड होती है। दिस वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर। अभी होता क्या है बेसिकली देखिए, यहाँ पर जो है ये वाटर के मोलिक्यूल्स जाली के ऊपर हम कहते हैं वो आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, जैसे ही बाहर की हीट इसके ऊपर आती है, इन पानी के ऊपर आती है, तो वो जो हीट है वो कंज्यूम हो जाती है। अभी हमने पढ़ा ना कि हीट चाहिए इस वाटर को वेपराइज स्टेट में लाने के लिए। तो ये जो बाहर की हीट है ना, इसका काम जहां पर हमें गर्माइश प्रोवाइड करना था, हमें गर्मी देना था, वही सारी हीट जो एनर्जी है उसका काम चेंज हो गया, उसको प्रॉपरली वेपराइज स्टेट में डालने के लिए। तो इस कारण से जो ओवरऑल साइड के जो एनवायरनमेंट की प्रॉपरली गर्मी जो है, वो पूरी की पूरी गर्मी इसी पानी के ऊपर ही काम करती रहती है एंड हमें जो है वो इंस्पेक्ट हमें ठंडक मिलती है। सो इस कारण से क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, जो पानी जो है यहाँ पर इवेपोरेट यानी वेपराइज स्टेट में बनता है। एंड इसी इवेपोरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग ऑफ इनसाइड एयर ऑफ कूलर। सो जो अंदर की जो एयर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कूल हो जाती है, बिकॉज हीट तो प्रॉपरली का काम क्या हुआ, उसको वेपराइज स्टेट में कन्वर्ट करने का काम। ओके, दिस कूल एयर इज सेंट टू द रूम बाय फैंस। यही जो ठंडी हवा है ये हमारे तक कैसे पहुंचती है, थ्रू द हेल्प ऑफ फैन। नेक्स्ट है, हाउ डज वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट यानी मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। सो समर में भी क्या होता है, जो मटके के बीच में रखा पानी होता है वो बहुत ठंडा होता है एंड बाहर का पानी जो है वो गर्म होता है। इसका रीजन क्या है, अगर हम बाहर किसी ग्लास में पानी रखते हैं तो वो तो गर्म हो रहता है, बट मटके के अंदर का पानी ठंडा होता है। इसका रीजन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। सो रीजन है, द अर्थन पोट इज पोरस विद लॉट ऑफ पोर ऑन इट। जो पोर्ट होता है ना उसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे, इतने मिन्यूट कि हम आंखों से नहीं देख पाते, बट हाँ इन रियलिटी वो एग्जिस्ट करते हैं। द वाटर आउजेज आउट थ्रू दीज पोर्स एंड द वाटर गेट इवेपोरेटेड एट द सरफेस ऑफ द पोर्ट। सो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, जो अंदर का जो पानी है ना वो इन छोटे छोटे पोर से क्या होता है बाहर निकलता रहता है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में बाहर निकलता है।
एंड भाई जो हीट की एनर्जी होती है, वो हीट की एनर्जी आई तो थी इस पानी को गर्म करने के लिए, बट जो बाहर ये जो पानी है ना, इसको इवेपोरेट करने में उसकी सारी हीट की एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। वो आई तो थी इस पानी को गर्म करने के लिए, बट वो अपनी एनर्जी कहाँ पर लूज कर देती है, जब वो इस पानी को इवेपोरेट करने में उसको यूज करती है। सो इस कारण से क्या होता है कि जो अंदरला पानी जो है, अंदर जो पानी है वो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट को शो करता है। दिस मेक द पोर्ट कोल्ड एंड द वाटर इनसाइड द पोर्ट क्या है वो कूल्स विद बाय द प्रोसेस। तो अंदर जो पानी है वो टाइम के साथ क्या होता है, कूल रहता है, एंड बाहर का जो पानी है वो कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेट करता रहता है। ओके, सो सिमिलर एग्जांपल जो हमने अभी कूलर में देखा, उसमें भी सेम प्रोसेस है, जो हीट है उसका काम जो है इवेपोरेशन करने में ही पूरा का पूरा चला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। सो जब हम इन कोई भी सब्सटेंस में से अपने हाथ के ऊपर कुछ लगाते हैं, तो हमारा पाम जो है, हमारा हाथ जो है, वो कोल्ड क्यों फील करता है। सिमिलर रीजन है यहाँ पर भी, एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट व्हेन दे कम इन कांटेक्ट इनटू एयर। सो वही जो एयर है उसमें क्या होते हैं, कुछ हीट तो प्रेजेंट होती ही होती है। ओके, जो हमारी एयर है उसमें कुछ हीट प्रेजेंट होती है। जब हम किसी भी तरह के परफ्यूम को, वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, परफ्यूम को, एसीटोन को या पेट्रोल को हम जब अपने हाथों के ऊपर लगाते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, वोलेटाइल नेचर के होते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी इवेपोरेट करते हैं जिससे को थोड़ी सी भी हीट मिलती है। सो हीट यहाँ पर आई, उसने काम किया इसके ऊपर, इसको क्या कर दिया उसने, गर्म कर दिया और उसको इवेपोरेट कर दिया। अभी जब कोई चीज इवेपोरेट होती है तो उसके अगेंस्ट में हमारे जो हाथ है उसके ऊपर क्या हमें मिलता है, कुछ कूलिंग इफेक्ट मिलता है। एंड इसी कारण से जो इवेपोरेशन है उसके कारण से हमारे हाथों के ऊपर क्या होता है, कूलिंग सेंसेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। फोर्थ है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी मिल्क। नेक्स्ट है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन सॉसर रादर देन अ कप। सो अगर हम कुछ इस तरह के कप में अगर हम चाय पीते हैं तो हम इजीली उसको पी पाते हैं, चाहे वो क्या हो, वो हॉट हो यानी वो गर्म हो। बट अगर हम उसको कप में पीने की कोशिश करते हैं, देन हमें वो पीने में क्या है, वो ज्यादा गर्म लगता है। अब इसका रीजन क्या है, टी इन सोसर, ये जो सोसर है इसके अंदर जो टी है उसके पास क्या होता है, हैज हायर सरफेस एरिया देन इन कप। यहाँ पर सरफेस एरिया यानी कि जो टी जो है वो जो जितनी जगह को ऑक्युपाई कर रही है वो कंपैरेटिवली यहाँ पर क्या होती है, सोसर में ज्यादा होती है इसके कंपैरेटिवली अगर हम उसको देखें। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर विद इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। अब ये जो इवेपोरेशन होती है ना, ये भी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इवेपोरेशन जो है ये डिपेंड करती है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितनी ज्यादा जो है विंड के कांटेक्ट में कोई भी सब्सटेंस आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जितनी ज्यादा उसके पास क्या होगी, हीट होगी, जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा वो क्या होता है, जल्दी इवेपोरेट करता है। अभी जो फर्स्ट सरफेस एरिया है ये इसी कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, बिकॉज सोशल में क्या होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सो ज्यादा इवेपोरेशन होगा, जितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी ज्यादा वो उसके में क्या होगी, कूलिंग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। द कूलिंग ऑफ टी इन सोर्सर takes place sooner than in cup. Hence, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup. So इसी कारण से हम saucer में से easily जो है चाय को ठंडी करके पी सकते हैं। नेक्स्ट है, what type of clothes should we wear in summer? So summer हम किस तरह के clothes हमें wear करने चाहिए? We should wear light colored cotton clothes in summer. एक तो लाइट कलर होने चाहिए एंड सेकेंडली कॉटन क्लोथ्स हमें वियर करने चाहिए। क्यों? सी, लाइट क्लोथ्स, लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हीट। लाइट कलर क्या होता है, बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टेंट है हीट का। सो जो भी हीट आती है वो कलर को देख, कलर को हिसाब से, वो व्हाइट कलर है फॉर एग्जांपल, कोई भी लाइट कलर है, लाइट ब्लू है, सो बहुत ही ज्यादा जो है हद तक रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। ओके, एंड कॉटन क्लोथ्स बिकॉज इट हैज पोर्स इन इट। जब जो कॉटन है उसमें क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो जैसे हमने अर्थन पोर्ट में यानी मटके में देखा था, क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस कारण से जो स्वेट है,
जो हमारा स्वेट होता है वो इन पोर्स के ऊपर आता है, अपनी जगह को बनाता है। हीट क्या करती है, आप आकर इन्हीं जो वाटर है इसको इवेपोरेट करने में अपने पूरी की पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है, एंड इन रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है, एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ओके, विच एब्जॉर्ब द स्वेट एंड अलाउ द स्वेट टू इवेपोरेट फास्टर, देयर बाय गिविंग कूलिंग इफेक्ट। तो इवेपोरेशन के कारण से क्या होता है, इन रिस्पॉन्स हमको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 12 के ऊपर दिए गए क्वेश्चन आंसर्स। ये जो है बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स है, हम इसको भी डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। सो हमें यहाँ पर केल्विन को बेसिकली सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो बराबर होता है 273.15 केल्विन के। ओके, इस बार हमें 293 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सो इस बार भी हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। 293 माइनस हम करेंगे 273.15 से। सो रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आता है, 19.85 डिग्री सेल्सियस, एंड जो कि हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है 470 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, वही सेम प्रोसेस। 273.15 से हमें इसको माइनस करना है। माइनस करने में हमारे पास 196.85 डिग्री सेल्सियस इन रिस्पॉन्स आंसर बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। ओके, यहाँ पर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किया था यानी माइनस किया था। इस बार हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन का क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे 273.15 को डिग्री सेल्सियस में। सो वही है 25 में हम ऐड करेंगे इस बार 273.15 को, जिसका आंसर आता है 298.15 केल्विन। ये आपको यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, केल्विन में आएगा। ओके, सिमिलरली 373 डिग्री सेल्सियस में हम क्या ऐड करेंगे, 273.15 को ऐड करेंगे, जिसके रिस्पॉन्स में 646.15 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। ओके, सो इन दोनों आंसर्स को हम एडिशन करके, एंड अगर केल्विन में है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नेपथलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। सो जो नेपथलीन है, जिसे हम कपूर कहते हैं, वो जो है डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट, सॉरी सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है बिना किसी भी तरह के रेजिड्यू के। सो इसका रीजन क्या है, सो रीजन है कि नेपथलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग इन ए सॉलिड बिकॉज नेपथलीन बॉल सबलाइम। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है सॉलिड स्टेट का डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना बिना किसी भी लिक्विड फॉर्मेट में आए। ओके, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एंड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर स्टेट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। सो इस कारण से जो है कोई भी नेपथलीन बॉल है ये डायरेक्टली वेपराइज स्टेट में यानी कि गैसियस स्टेट में खुद को ट्रांसफर कर देती है बिना किसी भी तरह के लिक्विड या सॉलिड रेजिड्यू के। ओके, सो देखने में ऐसा लगता है कि नेपथलीन बॉल अभी तो थी बट एकदम से वो क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई। बट जबकि वो डिसअपीयर नहीं हुई होती, वो क्या होती है, जस्ट अपने स्टेट को जो है फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर लेती है। नेक्स्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। एक परफ्यूम की स्मेल को हम बहुत ही ज्यादा दूर डिस्टेंस में हम उसको फील कर पाते हैं, ऐसा क्यों होता है। वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम बाय सिटिंग 7 मीटर अवे बिकॉज द परफ्यूम कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट। वोलेटाइल सॉल्वेंट में अभी आपको बताया था कि वोलेटाइल सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट्स होते हैं जो हीट के कांटेक्ट में आते ही बहुत ही ज्यादा जल्दी अपने स्टेट को जो है वो चेंज कर लेते हैं एंड बहुत ही दूरी तक अपने आप को डिफ्यूज कर पाते हैं, एंड डिफ्यूज फास्टर यानी कि बहुत ही जल्दी अपने स्टेट को कन्वर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर खुद को ट्रांसफर कर लेते हैं, एंड कैन रीच पीपल सिटिंग 7 मीटर्स अवे। एंड इसी कारण से वो क्या है, कई ज्यादा दूरी पर बैठे लोगों को तक भी हमारी जो खुशबू है वो पहुंच जाती है परफ्यूम की। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास वाटर है, शुगर है एंड ऑक्सीजन है। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। देखिए, सबसे कम जो होती है वो गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा। गैसियस स्टेट में क्या आ जाती है हमारे पास, ऑक्सीजन। उससे ज्यादा हमें पता है लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, वाटर। एंड सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होती है, सॉलिड्स में होती है। एंड शुगर क्या है, बेसिकली एक सॉलिड का ही फॉर्मेट है। सो सबसे कम आ गई ऑक्सीजन में, उससे ज्यादा वाटर एंड मैक्सिमम आती है शुगर में। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। सो सबसे कम जो आता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ज़्यादा हम देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस में क्या स्टेट होगी, एंड उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस में क्या स्टेट होगी। देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, अभी सबसे पहले जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के बीच का एरिया है जहां पर क्या होता है, वाटर अपने लिक्विड स्टेट में होता है, कुछ इस तरह से। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा ट्रांजिशनल पीरियड जहां पर कुछ पानी जो है वो हम कहते हैं कि आइस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, एंड कुछ पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा। बिकॉज यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है जो कि एक ट्रांजिशनल स्टेट है। सो यहाँ पर हम एग्जांपल में देखते हैं, कुछ जो है वो पानी के स्टेट में है एंड हाफ जो है वो क्या है, सॉलिड आइस की स्टेट में है। 100 डिग्री सेल्सियस में मैंने आपको क्या बताया, ट्रांजिशनल स्टेट है ये भी। कुछ जो है वो पानी वेपर स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट में होगा, एंड कुछ पार्ट ऑफ पानी जो है वो अपने लिक्विड स्टेट में होगा, यानी इस पॉइंट में वो बॉयल कर रहा होगा। ओके, सो हम एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है वो पानी का है, एंड अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ कुछ इसमें क्या है, छोटे छोटे वेपर्स हैं जो वो क्या करेंगे, हीट के साथ ऊपर की तरफ वो चलते जा रहे हैं। ओके, सो 25 डिग्री सेल्सियस प्योरली लिक्विड, 0 डिग्री सेल्सियस में कुछ पार्ट सॉलिड है, कुछ पार्ट लिक्विड है, एंड 100 डिग्री सेल्सियस में कुछ पार्ट लिक्विड है, कुछ पार्ट जो है गैसेस है, या हम कह सकते हैं कुछ पार्ट वेपर स्टेट में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। रूम टेम्परेचर में वाटर लिक्विड क्यों होता है? वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने अभी इसको डिस्कस किया कि जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस में कुछ हद तक जो है वो सॉलिड होगा, कुछ हद तक में लिक्विड होगा। 100 डिग्री सेल्सियस में कुछ हद तक लिक्विड है, कुछ हद तक में गैसेस है। बट 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक ये जो पूरा स्टेट है, ये कैसे स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट है। एंड जो हमारा रूम टेम्परेचर भी है वो भी क्या होता है कि लिक्विड स्टेट में जनरली जो रूम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास रहता है। कई जगह पर कम है, कई जगह पर इससे ज़्यादा भी होता है। सो ये जो स्टेट है ये हाफ है, यानी इन बिटवीन है, 0 से लेकर 100 के बीच में। सो यहाँ पर जो वाटर का स्टेट है वो कैसा होगा, लिक्विड स्टेट होगा। सेकेंड है, एन आयरन एल्मीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। The iron almira is solid at room temperature because melting point of iron is higher than room temperature. देखिए, अगर हम आयरन को हमें पिघलाना है तो आयरन के हमने रिफाइनरीज को देखा है, बहुत ही ज़्यादा थाउजेंड्स में जो है डिग्री सेल्सियस लगता है उसको ट्रांजिट करने में सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए। कुछ तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस जो है वो लगता है, जबकि रूम टेम्परेचर मैंने आपको बताया कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसी कारण से इस स्टेट में क्या होता है, वो अपने सॉलिड फॉर्मेट में रहता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। सो जो आइस है 273 केल्विन में, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में, 273 केल्विन हमने पढ़ा ना, 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 273.15, 273 भी हम कह सकते हैं। वो कहते हैं कि आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में क्यों ज्यादा इफेक्टिव होता है देन वाटर एट सेम टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस की आइस क्यों अच्छी है 0 डिग्री वाटर कंपैरेटिवली में। अभी इसका रीजन क्या है, द आइस एट 273 केल्विन will absorb heat, energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water. अभी देखो,
फॉर एग्जाम्पल हम किसी कोल्ड ड्रिंक में इस आइस को हम पुट करते हैं, इसके अंदर हम उसको डालते हैं। सो क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक जो है वो कंपैरेटिवली हीट हीट होगी, उसमें कुछ गर्मी होगी, तो उसकी जो गर्मी है वो क्या होगी, इसमें आइस में ट्रांसफर होगी। एंड इस आइस को जो है इसको क्या करेगी, वाटर में कन्वर्ट कर देगी, उसको ट्रांजिट कर देगी। बट इस टाइम पीरियड में, इस दौरान क्या है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी इसी ट्रांजिशन को फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वाटर स्टेट में लाने के लिए। इसी कारण से हम प्रेफर करते हैं आइस को। Hence, cooling of ice is more than water at same temperature because water does not absorb this extra heat from this medium. वही अगर हम किसी कोल्ड ड्रिंक में अगर हम पानी को डालेंगे तो जो पानी है वो तो ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में, उसको तो अपनी स्टेट को चेंज करना ही नहीं है, तो उसमें ना तो कोई लेटेंट हीट होगी। अगर लेटेंट हीट नहीं होगी तो वो हीट को कैसे अब्जॉर्ब करेगा उतना अच्छे से। इसलिए हम क्या है, आइस को यूज करते हैं किसी भी चीज को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर स्फीयर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। यानी कि एक स्फीयर बर्न के लिए बॉइलिंग वाटर ज्यादा हम देख सकते हैं, या स्टीम, किससे ज्यादा बुरे तरह से हमारा हाथ जलेगा बेसिकली। ओके, so steam at 100 degrees Celsius will produce severe burn as extra heat is hidden in it called latent heat। latent heat यहाँ पर भी हम कंसेप्ट हमने लास्ट वीक में भी देखा, इस क्वेश्चन में भी लेटेंट हीट का कंसेप्ट है। देखिए जो स्टीम होती है, स्टीम क्या है, एक गैसियस स्टेट है। स्टीम क्या है, बेसिकली गैसियस स्टेट है। जैसे हम कुकर की सीटी को कहते हैं, कुकर की सीटी से क्या होती है, गैसियस स्टेट में, वेपराइज स्टेट में जो है वो हीट निकलती है। अगर हम अपना हाथ कुकर की सीटी के ऊपर रखेंगे तो हमारे हाथ क्या है, वो बहुत ही बुरी तरह से जल जाएगा। बिकॉज वहां पर क्या है, वो गैस जो है वो हमारे हाथ के ऊपर लगते ही लिक्विड फॉर्म में आने स्टार्ट हो जाती है। अगर हम कुकर की सीटी के ऊपर हाथ रखेंगे ना, तो हमारे हाथ के ऊपर पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। एंड इस दौरान क्या होगा, बहुत ही ज्यादा वो हीट को हमारी बॉडी के अंदर वो इनहर्ट कर देंगे, उनके अंदर हमारी हीट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। वहीं बॉइलिंग वाटर के केस में ऐसा नहीं है, बॉइलिंग वाटर ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में है, उसको अपनी स्टेट को ट्रांजिट नहीं करना है, सो किसी भी तरह की हिडन हीट या फिर लेटेंट हीट हमें देखने को नहीं मिलती है। सो स्टीम कारण से बहुत ही सीवियर बर्न होता है, एंड वाटर बॉइलिंग हो तो उतना सीवियरली बर्न हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। सो हमें इस डायग्राम में ए बी सी डी को हमें बेसिकली मार्क करना है। सो सोलेट से लिक्विड जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन, मेल्टिंग और फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल सोलेट से अगर हम वाटर में जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। सोलेट से वाटर में जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, फ्यूजन या लिक्विफिकेशन। वाटर से गैस में जाना हो तो क्या कहते हैं हम उसको, इवेपोरेशन या फिर वेपराइजेशन। वाटर से हमें अगर गैस में जाना हो, वेपराइज स्टेट में जाना हो, हम उसे क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। अगर हमें लिक्विड से सॉलिड में जाना हो, यानी कि पानी से अगर हमें बर्फ बनानी हो, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट से लिक्विड बनाना हो, यानी कि वेपर स्टेट में उसको पानी बनाना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोलिडिफिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है ई पार्ट में सोलिड से डायरेक्टली गैस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में कपूर के एग्जांपल दी थी, नेपथलीन दी थी। तो उसमें क्या है, सोलिड से डायरेक्टली गैस बन जाता है बिना वाटर को बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एंड गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेपोजिशन। इसके एग्जांपल हमने अभी तक नहीं देखे, इसके एग्जांपल है ड्राई आइस, या फिर हम जिसे हम कहते हैं ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करके उसके ऊपर, एंड सेकेंडली उसका जो है उसको कूल करके हम उसको क्या करते हैं, गैसियस स्टेट के कार्बन डाइऑक्साइड को हम सोलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। अगर आपने देखा भी होगा तो शादियों में भी क्या होता है, ड्राई आइस का यूज किया जाता है जब भी कोई एंट्रेंस होती है ब्राइड की एंड ग्रूम की। सो उस केस में हम क्या करते हैं, ड्राई आइस को यहाँ पर रखते हैं। ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको सभी तरह के क्वेश्चन आंसर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।